हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए MPS 003 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। स्टूडेंट, मैंने आपके MPS 003 के वैसे सारे चैप्टर्स बना दिए हैं, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को जो है कुछ चैप्टर्स नहीं मिले हैं, या फिर अगर आपने अभी तक जो है मेरे सारे वीडियोस नहीं देखे हैं और आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन अभी भी नहीं हो पाई है, तो आप इन चैप्टर्स को देख लेते हैं। यानी कि जो मैंने आपके लिए MPS 003 के यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड करें आपके इंपॉर्टेंस चैप्टर्स के, तो आपको इनमें अगर आप ये प्रिपेयर कर लेंगे तो आपकी 100% यहाँ पे जो है एग्ज़ाम प्रिपरेशन हो जाती है और आपका कुछ भी क्वेश्चन बनता है वो आप इजीली उसका आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे इस वीडियो में स्टूडेंट मैंने आपके जो है बहुत सारे चैप्टर्स आपकी इग्नू की बुक में दे रखे हैं, जो कि आप जो है सभी चीज़ों को कवर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है आपके 27 चैप्टर्स हैं टोटल, और उनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और उनमें से भी क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ये सब चीज़ें मैंने ऐड करी है। तो मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पूरे एक्सप्लेन करूँगी, उनमें से क्या क्वेश्चंस आपका बन सकता है वो आपको बताऊँगी, और आपको किस तरह से आंसर करना है ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। तो ईज़िली आप अपना आंसर लिख पाएंगे और अच्छे मार्क्स आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। स्टूडेंट, ये पूरी लिस्ट है आपके चैप्टर की जो आपकी इग्नू की MPS 003 बुक में दे रखी है। टोटल 27 चैप्टर हैं यहाँ पे। तो ये सारे चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, इसमें से कुछ ही जो है क्वेश्चंस बनते हैं। अभी तक मैंने आपके एग्ज़ाम को एग्ज़ाम पैटर्न है जो आपका, इसका जितना भी एनालाइज़ किया है मैंने, आपके अभी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं और पिछले साल के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें से क्या क्या चीज़ें जो है रिपीट आपसे पूछी जा सकती हैं और क्या आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इनको हम पढ़ेंगे आज। 27 टोटल चैप्टर है और इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको पढ़ना है वो है MPS 003 इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने यहाँ पे ऐड करें। ये टोटल 7 चैप्टर्स, इनमें से ही आपका क्वेश्चन बनेगा और इन्हीं को अगर आप मतलब पूरे अच्छी तरह आपने जान लिया कि इसमें क्या दे रखा है और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके बन रहे हैं, तो ईज़िली आपका एग्ज़ाम इस बार चला जाएगा। सबसे पहला चैप्टर है राष्ट्रीय आंदोलन की बपौती, यूनिट 1, असमानता जाति और वर्ग, जो आपका यूनिट 5 है, संघवाद, और भारत में श्रमिक वर्ग और कृषक आंदोलन, मानव विकास, इस पे भी हमेशा जो है क्वेश्चन आपका बनता है मानव विकास पे, पर्यावरण एवं सतत विकास, ये हमेशा आपकी जो है किसी भी बुक में जो है हर बुक में आपका पर्यावरण पे एक चैप्टर होता है और उनमें से भी एक क्वेश्चन आपका ज़रूर एग्ज़ाम में आता है। तो पर्यावरण का चैप्टर तुम आपको पढ़ना ही है यहाँ पे। और नेक्स्ट है आपका निर्जातीयता तथा राष्ट्रीय राज्य, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये 7 चैप्टर्स आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, इसी पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आएगा। यहाँ पे एक एक करके हम सारे चैप्टर पढ़ेंगे और इनमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनका बन सकता है वो देखेंगे। सबसे पहले हम निर्जातीयता से शुरू करते हैं। लास्ट आपका जो चैप्टर है यूनिट 26, उसके बाद हम जो है पर्यावरण, फिर मानव विकास, इस तरह से आपके चैप्टर कवर करेंगे। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो पूछा ही जाता है, जिस पे से क्वेश्चन हमेशा बनता है, वो है निर्जातीयता। निर्जातीयता तथा राष्ट्रीय राज्य, यूनिट 26 है आपका, और इसमें निर्जातीयता समूह के बारे में आपका कुछ भी क्वेश्चन बनता है तो आप इन चीज़ों को ऐड उसमें ज़रूर आपको करना है, तो आपको यहाँ पे पूरे मार्क्स इसके मिल जाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका हमेशा रिपीट कर दिया जाता है इस चैप्टर में से क्वेश्चन, वो है उत्तर पूर्व भारत के प्रसंग में निर्जातीयता की जांच करें। ये क्वेश्चन आपका हमेशा आएगा कि हमारे जो उत्तर पूर्व भारत है वहाँ पे निर्जातीयता के क्या मुद्दे हैं, इनके बारे में बताएं, तो ये आपसे पूछा जाएगा। और उत्तर पूर्वी भारत में कौन कौन से देश आते हैं, जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, असम है, इन सब जगहों पर क्या क्या आंदोलन हुए हैं, क्या क्या निर्जातीयता के मुद्दे रहे हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा और यही आपको बताना है। तो निर्जातीयता, पहली बात होता क्या है यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूँ एक बार। निर्जातीयता ऐसे समूह होते हैं जो कि अपनी भाषा, अपने धर्म को लेके बहुत ही जो है हमारे देश के जो लोग हैं उनसे अलग रहते हैं, कि हमारी जो भाषा है, हमारी जो संस्कृति है, हम उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं और हमें जो है हमारी भाषा के आधार पे, हमारे कल्चर के आधार पे हमें एक अलग देश दे दिया जाए। तो ये होते हैं निर्जातीय समूह जो अपने एक अलग देश की मांग करते हैं अपनी भाषा और अपने कल्चर के आधार पे। और इसी तरह हमारे जो है निर्जातीयता जो मोस्ट समूह है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट समूह है, वो है एक उत्तर पूर्वी भारत के, जिसमें मिजोरम, नागालैंड, असम जैसे समूह आते हैं, और एक तमिलनाडु का आपसे पूछा जा सकता है और एक पंजाब का।
यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से भी बन सकता है जो वो है उत्तर पूर्वी भारत के प्रसंग में निर्जातीयता की जांच करें। पहले इन क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसके अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है उसको भी मैं बताऊँगी। तो उत्तर पूर्वी भारत में ये जो उत्तर पूर्वी भारत के लोग हैं, उत्तर पूर्वी भारत के सभी लोग अपने आप को भारतीय नहीं मानते। उनके राज्यों से बिना पूछे भारत में विलय कर दिए गए। अब ये जो उत्तर पूर्वी भारत के जितने भी देश हैं ये कहते हैं कि हमें जो है ज़बरन भारत के साथ हमारा विलय कर दिया गया है, जबकि हम जो है इन संस्कृति को नहीं मानते। हमारी एक अलग भाषा है, अलग संस्कृति है, तो उसके आधार पे हमें अलग देश क्यों नहीं दे दिया जाता। और ये कहते हैं कि हमें ज़बरदस्ती एक तो यहाँ पे विलय हमारा कर दिया गया है, और जो भारत के नेता हैं वो भी हमारी जो है बातें यहाँ पे नहीं सुनते हैं। हमारे जो है अधिकारों का भी यहाँ पे उल्लंघन होता है। सबसे ज़्यादा इन्होंने जो है अपने मानव अधिकार उल्लंघन के लिए आवाज़ उठाई है यहाँ पे, कि इनके वहाँ के जो नेता होते हैं इनकी बात नहीं मानते हैं, और इनको जो है इनकी जो भी मांगे होती हैं उसको भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस तरह के इनके कुछ मुद्दे रहे हमारे भारत को लेके, और ये चाहते हैं कि हमें जो है भारत से अलग कर दिया जाए। और इसके अलावा इनकी जो मांगे हैं वो है विशेष अधिकारों की मांगे, यानी कि हमें जो है नेता द्वारा कुछ विशेष अधिकार दिए जाए, यानी कि हमें कुछ ऐसे अधिकार दिए जाएं जो सिर्फ हमारे लिए ही जो है हो। जैसे कि अगर वहाँ पे कोई कॉलेज होता है तो उसमें एक अलग कोटा इनको दिया जाए, जैसे कि SC ST को दिया जाता है। तो इस तरह के कुछ अधिकारों की मांग है इनकी, कि हमें विशेष अधिकार दिया जाए जो सिर्फ हमारे लिए ही हो, जो जिससे सिर्फ हम अपना डेवलपमेंट कर सकें, और वो अधिकार किसी और व्यक्ति को ना दिया जाए। दूसरा ये चाहते हैं कि इनको जो है संरक्षण की मांग ये करते हैं कि हमें हमारी जातियों को जो नज़रअंदाज कर दी जाती हैं और हमारे साथ जैसे भी व्यवहार किया जाता है वो ना किया जाए, और सरकार द्वारा हमें संरक्षण दिया जाए, इसकी ये मांग करते हैं। इसके अलावा इन्हें पड़ोसी देशों से सहायता प्राप्त है। इनके मतलब जो भी सीमा पार देश हैं, जो इनकी सीमा से लगे हुए हैं देश, वो इनकी सहायता करते हैं कि इनके जो मुद्दे हैं ये उनको और भी आवाज़ उठाएं। तो इसके लिए वो इनकी सहायता करते हैं, इनको मदद करते हैं इनकी, कि मतलब किस चीज़ में इनको जो भी चीज़ें मदद के लिए चाहिए होती है, जो भी संसाधन चाहिए होते हैं वो इनको देते हैं, और इनके जो भी आंदोलन होते हैं उसको भी बढ़ावा देते हैं। तो इस तरह का कुछ उत्तर पूर्वी भारत में जो है ये आंदोलन, ये निर्जातीयता समूह रहे हैं, और भारत से ही हमेशा अपने एक अलग राज्य की मांग करते हैं, और अपने जो ज़बरन विलय कर दिया गया है उसको हटाने की बात करते हैं। तो ये तो उत्तर पूर्वी भारत के मामले थे जो कि मोस्टली नागालैंड में और मिज़ोरम में देखे जाते हैं। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन बन सकता है वो है पंजाब पे, और आपका जो तमिलनाडु के जो निर्जातीय समूह है। तमिलनाडु में भी वहाँ के जो द्रविडियन लोग हैं, मतलब द्रविडियन एक आंदोलन वहाँ पे चला था, जो कि वो लोग कहते थे कि हमारे जो हिंदू लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, वो हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, वो हमें नीच जाति का समझते हैं। वो कहते हैं कि भारत में जितने भी हिंदू हैं और ब्राह्मण हैं वो हमें जो है अपने आप को ऊंची जाति का मानते हैं, और हम जो तमिल बोलने वाले लोग हैं उन्हें नीची जाति का मानते हैं और हमारा शोषण करते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो ब्राह्मणवादी ये जो है हमसे हट जाएं और हमारे साथ ऐसा व्यवहार ना करें। ये तो तमिलनाडु का कुछ ऐसा मुद्दा रहा है। और पंजाब के जो लोग हैं यहाँ पे, उनका एक मुद्दा रहा है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और पंजाब में यहाँ पे अलग देश की यहाँ पे मांग की गई है। इन्होंने भी स्वायत्तता आंदोलन यहाँ पे देखा गया है। पंजाब में 1950 के 60 के दशक में जो है स्वायत्तता आंदोलन यहाँ पे देखा गया है। अब पंजाब के जितने भी सिख बोलने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि हमें जो है पंजाब पूरा हमें दे दिया जाए, कि हम जो सिख बोलने वाले लोग हैं वो हमें जो है पंजाब में रहेंगे। और इनका जो नेतृत्व किया गया है वो अकाली दल द्वारा किया गया है। अकाली दल जो है चाहते हैं कि हमें सिख भाषा के आधार पे हमारा एक अलग देश दे दिया जाए हमें, और हमें जो है हिंदुओं से अलग कर दिया जाए। पंजाबी व सिख धर्म मानने वाले लोगों को अपना एक स्वायत्त प्रांत दे दिया जाए। इस तरह के यहाँ पे जो है कुछ निर्जातीयता समूह है। तो ये भी, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु का आपसे पूछा जा सकता है। और हमेशा जो क्वेश्चन पर इस चैप्टर में से रिपीट होता है वो है उत्तर पूर्वी भारत के प्रसंग में निर्जातीयता की जांच करें। तो उत्तर पूर्वी भारत का जो मुद्दा है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे ज़रूर लिखना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इसका ब्रीफ में बताया। और भी आपको जो है ब्रीफ में देखना है तो आप माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन पे हमारे जो जितने भी चैप्टर्स हैं, निर्जातीयता का भी एक चैप्टर है, वो भी आप हमारा देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर पे हम आएंगे
वो है आपका पर्यावरण एवं सतत विकास, यूनिट 23 है आपका। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और स्टूडेंट, पर्यावरण का आपका कुछ भी चैप्टर बनता है, मतलब पर्यावरण के आपके हर बुक में एक ना एक चैप्टर ज़रूर दे रखा है पर्यावरण से रिलेटिव, और इसमें मोस्टली सतत विकास के बारे में और पर्यावरण पे अभी तक कितना कुछ हमारे देश में हुआ है इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे पर्यावरण पे जितने भी क्वेश्चन बने आपके, चाहे इस चैप्टर में से कोई भी आपका क्वेश्चन बनता है, तो उसमें हमारे आज तक हमारे भारत ने और जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कितनी चीज़ें पर्यावरण को बचाने के लिए की गई हैं, ये सब चीज़ें अगर आप ऐड कर देते हैं अपने क्वेश्चन में तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाता है और पूरे मार्क्स इसके आपको मिलेंगे। पर्यावरण एवं सतत विकास आपका चैप्टर है, और इसमें आपका जैसे क्वेश्चन बन सकता है पर्यावरण के जो है क्या मुद्दे रहे हैं, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने क्या अभी तक जो है चीज़ें करी हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बनता है आपका, सभी में पर्यावरण आ रहा है, तो इसमें आप हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं पर्यावरण से रिलेटिव, ये सभी आप लिखेंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि 1972 में हुआ था, और स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन 5 जून 1997 जो है, ये स्टॉकहोम स्टूडेंट, ये स्वीडन का एक देश है स्टॉकहोम, वहाँ पे ये सम्मेलन हुआ था पर्यावरण को बचाने के लिए, इसलिए इसे स्टॉकहोम नाम दिया गया। 1972 में ये हुआ था, और इसमें जो है टोटल 119 देश शामिल थे, और इसमें जो है 5 जून को ये हुआ था। और इसके अगले ही साल जब ये स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, उसके अगले ही साल इसमें जो भी 119 देश थे, उन्होंने इसी दिन को याद करने के लिए कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए हमने ये जो है सम्मेलन रखा था, और इसको बचाने के लिए इसी के अगले साल यानी कि जो है 5 जून 1973 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, और 119 देशों ने मिलाया। फिर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यानी कि उसके बाद 119 देश तो जो उन्होंने मनाया जो कि स्टॉकहोम सम्मेलन में शामिल थे। इसके अलावा जो पूरे वर्ल्ड में लोग हैं, जितने भी देश हैं, उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून 1974 को मनाया था। तो इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून 1974 को मनाया जाता है, जो कि स्टॉकहोम सम्मेलन के ही बाद जो है उस चीज़ को दोबारा दोहराने के लिए ये मनाया गया था। और तो आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो है यहाँ पे स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था, 5 जून को हुआ था 1972 में। फिर 1973 में यहाँ पे जो उनके 119 देश थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था, उन लोगों ने यहाँ पे इसको जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, और उसके बाद जो बाकी देश हैं हमारी दुनिया में, उन सब देशों ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया। इसके बाद जो है पृथ्वी सम्मेलन यहाँ पे जो है बहुत सारे किए गए, पर इसमें मेन है रियो सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण को बचाने के लिए, मतलब कुछ सम्मेलन जो जितने भी किए जाते हैं उन सबको हम कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन। पर यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है रियो सम्मेलन, जो कि 1992 में किया गया था। रियो सम्मेलन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रियो डी जेनेरिया में जो है आयोजित किया गया था। एक जगह थी रियो डी जेनेरिया, वहाँ पे 1992 में ये आयोजित किया गया था, और बहुत बड़ा जो है सम्मेलन था ये। बहुत सारे देश इसमें शामिल थे, और जितने भी संगठन होते हैं जो पर्यावरण को बचाने के लिए बनाए जाते हैं, बहुराष्ट्रीय निगम जो होते हैं, इन सभी ने जो है इसमें भाग लिया था। टोटल 178 देशों के प्रतिनिधि, हजारों स्वयंसेवी संगठन और अन्य बहुराष्ट्रीय निगमों ने इसमें भाग लिया। सम्मेलन का मुख्य विषय था एजेंडा 21। यहाँ पे एजेंडा 21 यानी रियो सम्मेलन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या था, जो एजेंडा 21 इन्होंने बनाया था। एजेंडा 21 क्या था यहाँ पे? एजेंडा 21 जो था ये जितने भी 21वीं सदी के लोग हैं उनके लिए ये तैयार किया गया था कि जो हमारे 21वीं सदी के लोग जो आएंगे उनको पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, इसके बारे में जो है ये एजेंडा 21 इसको नाम दिया गया। रियो सम्मेलन में ये जो बैठक बैठी थी, इतने सारे लोग इसमें शामिल हुए थे, इन सब ने एजेंडा 21 तैयार किया, और इसमें जो 21वीं सदी के लोग हैं उन्हें जो है पर्यावरण की हमें जानकारी देनी चाहिए। जितने भी कृषक वर्ग हैं उनको भी जो है पर्यावरण से रिलेटिव जानकारी दें, किस तरह वो अपने कृषि को जो है प्रदूषण ना फैले, इस चीज़ों को रोक सकते हैं, और हम ऊर्जा को कैसे बचा सकते हैं,
इन सब चीज़ों को यहाँ पे एजेंडा 21 में तैयार किया गया था 21वीं सदी के लोगों के लिए, इसलिए इसको कहा जाता है एजेंडा 21। और 1992 में ये हुआ था, सबसे बड़ा सम्मेलन है ये, और इसमें टोटल 178 देश शामिल थे, हज़ारों सभ्य सेवी संगठन थे, बहुराष्ट्रीय निगम थे, और भी बहुत सारे जो है संगठन इसमें शामिल थे जिन्होंने ये सम्मेलन किया था और पर्यावरण को बचाने के लिए एक प्रयास किया था। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योटो प्रोटोकॉल। जो क्योटो प्रोटोकॉल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जापान के क्योटो शहर में किया गया था, 1997 में इसे किया गया, और इसका मुख्य विषय था ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड रखा गया था। इसका मतलब क्योटो प्रोटोकॉल का मेन मोटिव क्या था यहाँ पे कि हमें ग्रीन हाउस गैसों को बचाना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यहाँ पे बचाना है, यानी कि उसके कारण जो भी प्रदूषण हो रहा है उससे हम कैसे जो है छुटकारा पा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, ये इसका मेन मोटिव रहा था। यहाँ पे तो है ये 1997 में जापान के क्योटो शहर में किया गया। तो ये पॉइंट्स स्टूडेंट आपको इसमें याद रखने हैं, और पर्यावरण का आपका कुछ भी क्वेश्चन बनता है तो आप इन सम्मेलनों के बारे में अगर लिख देते हैं, ये सभी चीज़ें मतलब पर्यावरण से रिलेटिव हैं, और पर्यावरण का कोई भी मुद्दा होता है तो हम इन सम्मेलनों को ज़रूर याद करते हैं, तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर लिखना है। इसके अलावा भी कई सम्मेलन हुए थे पृथ्वी सम्मेलन में ही, जैसे कि एक 2002 में हुआ था पानी को बचाने के लिए, सबसे ज़्यादा जो है साफ़ पानी के लिए यानी कि हुआ था। इस तरह के जितने भी पर्यावरण से रिलेटिव आपके अभी तक प्रयास किए गए हैं वो सभी इसमें ऐड करने हैं आपको। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, हेडिंग, इनकी डेट आपको याद रखनी है और इनके क्या मोटिव थे ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आप जो पर्यावरण के बचाने के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं और हमें किस तरह से जो है इसमें जागरूकता फैलानी चाहिए, ये सभी चीज़ें आप जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। बस आपको ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखना है, या फिर अगर आप और भी कोई सम्मेलन के बारे में पढ़ सकते हैं वो आपको पढ़ना है, तो ईज़िली आप पूरा आंसर यहाँ पर दे पाएंगे और पूरे मार्क्स इसके आपको मिलेंगे अगर आप यही पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका मानव विकास। मानव विकास का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर बनता है, मानव विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा। यहाँ पे मानव विकास के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं ये आपके इस पूरे चैप्टर में दिया हुआ है। यूनिट 19 है। मानव विकास से आप क्या समझते हैं, मानव विकास के अध्ययन के लिए विभिन्न अधिगम क्या है, ये क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा। इसी क्वेश्चन को आपको जो है कभी कभी जो है पलट के भी दे दिया जाता है, मानव विकास के क्या अधिगम थे, अधिगमों की सूची बनाइए। इसी तरह के क्वेश्चन आपके अगर बनते हैं तो उसमें मानव विकास को क्या अधिगम है, या फिर जो है हम किस प्रकार से मानव विकास कर सकते हैं, तो इसमें ये सभी पॉइंट्स आप ऐड कर देंगे। तो मानव विकास के हम अधिगम पढ़ते हैं। पहली बात, मानव विकास होता क्या है। मानव विकास किसी भी व्यक्ति को उसका विकास करने के लिए हम क्या क्या अधिकार दे सकते हैं, या क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिससे हम मानव विकास उस देश का नाप सकते हैं, इसको हम कहते हैं मानव विकास। और इसको पढ़ने के लिए हम किसी भी देश में मानव विकास को जानने के लिए क्या क्या अधिगम होते हैं या क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे हम किसी देश में मानव विकास हो रहा है इसको हम जानते हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको हम कहते हैं अधिगम। मानव विकास के अधिगम आपसे पूछे जाते हैं, तो उसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे आय, सकल घरेलू उत्पाद अधिगम। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका बनता है मानव विकास के अधिगम क्या है, और इसमें आप आंसर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है सकल घरेलू उत्पाद अधिगम, यानी कि जीडीपी। अगर हम किसी भी देश में मानव विकास देखना चाहते हैं कि उस देश ने अपना कितना डेवलपमेंट कर लिया उस देश के लोगों ने, तो सबसे ज़्यादा हम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी जीडीपी देखेंगे कि इस देश की जीडीपी क्या है, और उसके आधार पे हम किसी देश का विकास तय करेंगे कि जब भी हम किसी देश का डेवलपमेंट देखना होता है तो हम जीडीपी को चेक करते हैं, और जिस देश की जीडीपी ज़्यादा होती है उसी देश को जो है सबसे ज़्यादा अधिक विकसित देश कहा जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए हम मानव विकास का पहला अधिगम यहाँ पे माना जाता है कि उस देश की आय क्या है, अभी तक उस देश में कितनी कमाई हो रही है, और उस देश की जीडीपी क्या रही है, और कितना खर्च उसने किया है।
तो इसीलिए इस बेस पे एक तो हम मानव विकास अधिगम देखते हैं। पर यहाँ पे स्टूडेंट इसकी आप आलोचना भी आप लिखेंगे कि ये किस प्रकार से ये चीज़ जो है गलत भी है एक तरह से, क्योंकि अगर हम जैसे सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, किसी भी देश ने अभी तक अपने चीज़ों पे कितना खर्चा किया है और मतलब कितने संसाधन वहाँ पे बने हैं, इसको हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। पर क्या यही चीज़ें जो है सिर्फ एक मानव विकास को जानने के लिए काफ़ी हैं? क्योंकि ये तो सिर्फ उस देश ने कितना खर्चा किया है ये सब चीज़ें बता रही हैं। पर मान लो उस देश ने में जो है कुछ वजह से उसने अपना खर्चा नहीं कर पाया, यानी कि उस देश में कुछ युद्ध छिड़ गया उस टाइम पे, या कोई किसी तरह का संकट आ गया, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई वहाँ पे, तो वहाँ का हम जीडीपी ज़्यादा नहीं होगा। पर उसने देश ने अगर अपनी शिक्षा पे अधिक खर्च किया हुआ है जो कि फ्यूचर में उसके काम आएगी, फ्यूचर में मतलब उस देश के लोग जो है ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे और ज़्यादा सोर्सेज वो बना पाएंगे कमाई के, तो फ्यूचर में तो वो देश ज़्यादा यहाँ पे डेवलप्ड होगा। तो यहाँ पे पर जीडीपी के इसलिए हम कहते हैं कि हम जीडीपी के द्वारा जो है किसी देश का मानव विकास नहीं तय कर सकते, क्योंकि अगर उस देश ने अपने एजुकेशन पे खर्च किया है और भी ऐसी ज़रूरी चीज़ों पर खर्च किया है जो कि फ्यूचर में उसके काम आएगी, तो ये उसके मानव विकास के लिए ज़रूरी है, ना कि उसकी जीडीपी कितनी है। इससे हम पता लगाएं कि उस देश ने कितना मानव विकास किया है, तो इसलिए इसकी आलोचना भी की जाती है। इसके अलावा दूसरा अधिगम है मानव पूंजी निर्माण अधिगम, कि उस देश ने अभी तक कितना पैसा इकट्ठा किया। तो पूंजी निर्माण किसी देश का कितना है, इसके बेस पे हम जानते हैं कि उस देश ने इतना मानव विकास किया है। पर इसकी भी यहाँ पे आलोचना की जाती है कि अगर किसी देश ने मान लो कि उसमें यहाँ पे भी वही पॉइंट आ जाता है कि किसी देश ने जो है ज़्यादा पैसा अपना नहीं जोड़ा है, पर अपना उसने ज़्यादातर पैसा जो है शिक्षा पे खर्च कर दिया है, तो वो देश जो है फ्यूचर में उस देश से जिसने कि अभी तक पैसा अपना रख रखा है, मतलब कि जो है ज़्यादा पैसा कमाया है, उस देश से वो देश ज़्यादा डेवलप्ड होगा, क्योंकि उसने अपना खर्चा जो है एजुकेशन में, अपनी टेक्निक्स में और फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें जो है उसको हेल्प कर सकती हैं उस पर ज़्यादा खर्चा किया है। तो इसलिए वो देश जो है यहाँ पे ज़्यादा डेवलप्ड होगा, उसके जो व्यक्ति हैं वहाँ के जो मानव हैं वो ज़्यादा फ्यूचर में डेवलप्ड होंगे। तो इसलिए हम जो है इस पॉइंट की भी आलोचना की जाती है कि मानव पूंजी निर्माण, यानी ये पूंजी उसने कितनी बनाई है, इसके द्वारा हम किसी देश में मानव विकास को नहीं देख सकते। तीसरा पॉइंट है आपका मानव कल्याण अधिगम। मानव कल्याण अधिगम यानी कि किसी देश में मानव को कितना कल्याण हुआ है, और कल्याण कैसे होता है, किसी देश में अगर पूरी शिक्षा दी जा रही है और सारे संसाधन उसको दिए जा रहे हैं, मानव को जो भी उसके विकास करने के लिए ज़रूरी है, उसका भोजन दिया जा रहा है, तो इस तरह की चीज़ें अगर किसी देश में दी जा रही है तो हम उसको कह सकते हैं कि उस देश में मानव विकास हो रहा है। तो यहाँ पे जो है मानव कल्याण अधिगम को हम कैसे नापते हैं कि किसी देश में कितने संसाधन उसको दिए गए हैं मानव को अपना विकास करने के लिए, कितने जो है चीज़ें उसको डेवलप करने के लिए दी गई हैं, कितने अधिकार उसको दिए गए हैं, इन सब चीज़ों के द्वारा हम जो है मानव कल्याण अधिगम को जानते हैं। लास्ट है आपका मौलिक न्यूनतम आवश्यकता अधिगम। मौलिक न्यूनतम आवश्यकता अधिगम क्या है, यहाँ पे किसी भी देश में कोई मानव जो है अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को, मतलब कि जो रोज़ की यूज़ करने की उसकी चीज़ें हैं उसको प्राप्त करने में वो कितना सक्षम है, मतलब कितनी उसकी कैपेसिटी है कि वो अपनी हर चीज़ को जो है प्राप्त कर सकता है, हर चीज़ जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे ख़रीद सकता है। ये अगर मतलब ये चीज़ें अगर किसी मानव में है उस देश के, तो मतलब कि वहाँ के मानव का विकास हो रहा है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं मौलिक न्यूनतम आवश्यकता अधिगम, यानी कि उस देश में कितनी जो है आवश्यकता लोग पूरी कर सकते हैं, अपनी रोज़ की उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उनको किस तरह से पूरा कर सकते हैं, और इसी बेस पे हम कहते हैं कि उस देश में मानव विकास हो रहा है। तो ये सब अधिगम जो है इनके बेस पे हम किसी देश में कितना मानव विकास हो रहा है इसको नापते हैं, या फिर कितना हम जो है उस चीज़ों को कैसे अध्ययन कर सकते हैं कि किसी देश में कितना मानव विकास है। इस चीज़ों का हमें अगर अध्ययन करना है तो हम इन पॉइंट्स को देखते हैं। तो यहाँ पे मानव विकास अधिगम क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, और आपका क्वेश्चन इस पे बनता है, इजीली आप इसका आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन करे हैं, इसके और भी स्टूडेंट अगर आपको आंसर चाहिए ब्रीफ में तो आप हमारी मानव विकास का जो मैंने चैप्टर बनाया है वो भी आप देख सकते हैं, नहीं तो आप इसके नोट्स हमसे ले सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे आज स्टूडेंट आपका अगला चैप्टर है भारत में श्रमिक वर्ग और कृषक आंदोलन, जो कि आपका यूनिट 14 है। और इस चैप्टर में आपको क्या दे रखा है कि अभी तक हमारे देश में, यानी कि स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद तक का, हमारे जितने भी कृषक आंदोलन हुए हैं या उनकी जितनी भी मांगें हुई हैं और उसको मांगों को पूरा करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, इन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं। मतलब एक स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद अभी तक जितने भी कृषक आंदोलन हुए, श्रमिक वर्ग आंदोलन हुए और उनके आंदोलन को या फिर उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाते हैं, इस पूरे चैप्टर में आपको यही दे रखा है। तो इसका क्वेश्चन भी आपका इस तरह बनता है कि भारत में कृषक आंदोलन के विकास का संक्षिप्त विश्लेषण करें। एक तो यहाँ पे मतलब कि परंपरागत टाइम में, यानी कि आपके जो है प्री पीरियड टाइम में, और अभी तक आपके आधुनिक टाइम में, आपके मॉडर्न टाइम में अभी तक क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कृषकों की क्या क्या आंदोलन रहे हैं, इसके बारे में आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो आप आंसर में यहाँ पे जो है श्रमिक वर्ग के या फिर कृषक वर्ग के 4 अवधियों में इसको बांटा जाता है। यहाँ पे मैंने आपको 3 अवधि बताई है, और इसके बाद जो चौथी अवधि है वो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जिसमें कि आप अभी तक जितनी भी चीज़ें हो रही हैं मतलब अभी रिसेंट टाइम में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उनको हमें ऐड करना है। तो यहाँ से आपको श्रमिक वर्ग का या कृषक वर्ग के विकास के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो आप इन 4 चीज़ों के जो है एक्सप्लेन करेंगे। एक तो 1850 और 1890 तक का जो टाइम पीरियड माना जाता है, इसको पहला चरण हम कहेंगे। यहाँ पे मतलब आंदोलनों की शुरुआत हुई थी। कांग्रेस द्वारा श्रमजीवी वर्ग की समस्याओं पर गंभीरतापूर्ण विचार किया गया था। यहाँ पे 1850 और 90 से जो है इनका शोषण शुरू होता है। सबसे पहले 1890 में क्या हुआ था, 18th सेंचुरी में हमारे देश में जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यहाँ पे शुरू हो गया था, यानी कि औद्योगिक क्रांति यहाँ पे शुरू हुई थी। और 18वीं शताब्दी में हमारे देश में जो है नए नए उद्योग लगने शुरू हो गए थे, नई नई फैक्ट्रियाँ खुल गई थी और उसमें जो है मशीनों का यूज़ किया जा रहा था काम करने के लिए। अब जो जितने भी ऐसे लोग थे जो कि वहाँ पे अपने हाथों से काम कर रहे थे, उन सब का रोज़गार तो यहाँ पे छिन गया, क्योंकि वहाँ पे टेक्निक्स आ गई हैं। तो इस वजह से वो लोग जो है अपनी जीविका नहीं कमा पा रहे थे और उनका शोषण हो रहा था, मतलब उनकी कोई कमाई नहीं थी। अब वो किस तरह अपना जो है गुजारा चलाएँगे, ये सब चीज़ें हो रही थी उस टाइम पे 1850 और 90 में, और इसको पहला चरण माना जाता है। तो इसी के लिए यहाँ पे सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना की गई थी इस टाइम पे। और ये जो है जितने भी श्रमिक वर्ग हैं, जितने भी कृषक हैं जिनका शोषण हो रहा है या जिनके अधिकारों को जो है इस तरह से नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है, उन लोगों की मांगें इस टाइम पीरियड में उठ रही थी। तो इसको हम जो है कृषक वर्ग का पहला चरण मानते हैं। इसमें आप जो है किस तरह से पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ और उसके कारण लोगों के काम उनसे छीन गए और उनका शोषण हुआ। इस चीज़ों को आपको जो है 1850 के टाइम का बताना है, और इसको पहला चरण कहा जाता है। फिर दूसरा चरण जो है वो है 1890 टू 1920। 1890 में यहाँ पे अब इन लोगों की 1850 में क्या हुआ था, ये लोगों का शोषण देखना यहाँ पे शुरू हो गया था, और 1890 में इन लोगों की मांगें जो हैं और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। और काफ़ी जो नेता थे उन्होंने इनकी तरफ देखा कि किस तरह जो है इन लोगों का शोषण हो रहा है और उनके लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर सोचा गया। तो 1890 में सबसे पहले फिर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन आया, जो कि जितने भी श्रमिक वर्ग थे और मतलब जितने भी श्रमिक वर्ग थे उनका किस तरह से शोषण हो रहा है उनके लिए प्रयास करें, और किस तरह हम अपने देश में व्यापार बढ़ाएं जिससे कि इन लोगों की भी सहायता हो। तो सबसे पहला अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1890 में बना। दूसरा है कांग्रेस का गठन इस टाइम पे हो चुका था। कांग्रेस द्वारा सबसे ज़्यादा इनको सपोर्ट दिया गया था कि कांग्रेस मतलब बनाई ही इसलिए गई थी ताकि इन श्रमजीवियों का जो है विकास कर सके और इनके लिए कुछ ऐसे कानून बनाए, नियम बनाए जिससे कि ये लोग भी अपना आजीविका कर सकें। इसके बाद यहाँ पे कई तरह की हड़तालें हुई इस टाइम पीरियड में, और ये जो है काफ़ी लंबे समय तक चली। 1890 और 1920 के पीरियड में ये सब चीज़ें हुई, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद तीसरा चरण जो यहाँ पे माना जाता है वो है 1920 टू 1947 तक।
जो कि जो है आज़ादी के टाइम की थी। तो यहाँ पे आज़ादी के टाइम पे यहाँ पे क्या होने लगा था, नए नए उद्योग यहाँ पे खुलने लग गए थे। मतलब कि जो विदेशी व्यापार था वो यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गया था और बहुत सी विदेशी कंपनियाँ यहाँ पे आईं जिन्होंने अपने उद्योग खोले, और जिस कारण हमारे जितने भी कृषक वर्ग थे और जितने भी श्रमिक वर्ग थे उनको दोबारा से यहाँ पे काम मिल गया। तो यहाँ पे दशा में इनकी थोड़ी सुधार आया था। इस तरह से इन टाइम पीरियड्स में ये सब चीज़ें हुई थी। 1850 में जो है इनका सबसे पहले शोषण यहाँ पे शुरू होता है। 1890 में इनकी मांगें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, फिर उनके लिए कुछ प्रयास किए जाते हैं, ट्रेड यूनियन खोले जाते हैं, कांग्रेस का गठन यहाँ पे होता है। और 1820 और 1947 के बीच में यहाँ पे हमारे देश में कई ऐसे उद्योग होते हैं जिसके कारण इन लोगों को फिर से रोज़गार मिलना शुरू हो जाता है और इन लोगों की दशा में सुधार आ जाता है। तो ये 3 टाइम पीरियड में इनका विकास जो है हम देखते हैं। तो इनको ही आपको जो है और अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन करना है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और आपका जो है काफ़ी अच्छा आंसर यहाँ पे आपका बन जाता है। इन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दोबारा से जितने भी मतलब ये चौथा चरण माना जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी रिसेंट में जितनी भी चीज़ें हुई हैं या फिर जो है फिर से इनका जो है शोषण किया जा रहा है और कांग्रेस द्वारा भी इनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है, या जो भी कृषक वर्ग हैं उनके किस तरह से उनकी जो है दशा फिर से बिगड़ती जा रही है। कितने लोग आज भी जो है सुसाइड कर लेते हैं, उनका जितनी उनकी मेहनत होती है उतनी कमाई उनको नहीं मिल पाती है, इस वजह से कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। ये आंसर यहाँ पे स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। भारत कृषक वर्ग आपसे एक ही क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है जो कि इनके विकास के बारे में पूछेगा। तो ये सब पॉइंट्स आप अगर लिख देते हैं और इनको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देते हैं तो ईज़िली आपको पूरे मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये इतना ही इसमें पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका संघवाद, यूनिट 11। संघवाद का एक क्वेश्चन ज़रूर आपका बनता है, ये आपके MPS 4 में भी एक बना था। और संघवाद क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। संघवाद क्या होता है, यहाँ पे जब भी किसी भी देश में शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है, संघ में शक्तियाँ बढ़ जाती है, संघ का बंटवारा कर दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं संघवाद। वहाँ पे मतलब पहले एक शक्ति होती थी जो पूरे राज्य को चलाती थी। अब यहाँ पे सरकार जो है ज़्यादातर देशों में क्या होता है मतलब 2 स्तर पे बढ़ती है, पर भारत में ये 3 स्तर पे मतलब ये चीज़ बाद में चेंज हो गई। पहले जो संघवाद की शुरुआत की गई थी उसमें शक्ति को 2 स्तर पे बांटा गया था, एक जो है केंद्रीय स्तर पे होगी और एक राज्य स्तर पे होगी। पर बाद में कुछ टाइम बाद फिर गांधी जी द्वारा जो है तीसरे स्तर की भी मांग की गई जो थे ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत जो है जितने भी छोटे ग्रामीण इलाके होते हैं उनकी मांगों को देखती है। और ये तीसरा कब आया था, जब गांधी जी ने इसकी जो है मांग की थी सबसे पहले। तो इस तरह से शक्तियाँ जो हैं एक केंद्र के पास, एक राज्य के पास और एक ग्राम पंचायतों के पास, 3 स्तरों में यहाँ पे शक्तियाँ बट गई थी। और इन्हीं शक्तियों को बंटवारे को हम कहते हैं संघवाद। तो हमारे देश में भारत में कैसा है, भारत में 3 स्तरों पे शक्तियाँ बटी हुई है। किसी किसी देश में 2 स्तर पे भी शक्तियाँ बटी हुई है और किसी किसी एक जगह जो है एक ही स्तर पे है। तो यहाँ पे संघवाद क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। संघवाद की विशेषताएं क्या हैं यहाँ पे, तो यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। सबसे पहली विशेषता, संघवाद कभी भी एक शक्ति का नहीं होता। संघवाद का मतलब होता है शक्तियों के जो शक्तियाँ हैं सरकार के पास, जो शक्तियाँ हैं वो अलग अलग स्तर पे बट गई हैं। शक्तियाँ यहाँ पे किस प्रकार की यहाँ पे स्टूडेंट बात हो रही है, आप शक्ति नाम से कंफ्यूज ना हो। शक्ति यानी कि उनको जितने भी अधिकार दिए गए सरकार को अपनी जनता के लिए कुछ करने के लिए, और जितने भी कानून उनको दिए गए हैं या जितने भी उनके पास अधिकार है कि किस जगह वो खर्चा कर सकते हैं, किस जगह वो जो है अपना नियंत्रण कर सकते हैं किसी भी देश पे, इन सब चीज़ों को मतलब इन तरह के जो अधिकार सरकार को दिए गए हैं अब इसको और भी स्तरों में बांट दिया जाए, इसी को हम कहते हैं संघवाद। तो यहाँ पे सरकार के जो संघवाद होता है वो 2 या अधिक स्तरों वाली होती है, और यानी या तो केंद्र और राज्य होगी, या तो केंद्र, राज्य और ग्राम पंचायत होगी,
और किसी किसी देशों में जो है केंद्र भी होती है। तो यहाँ पे संघवाद में हमेशा सरकार जो है 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। ये पहला पॉइंट इसकी विशेषता है। दूसरा है वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। दूसरी विशेषता हम ये कह सकते हैं कि जो भी वित्तीय स्वायत्तता है, यानी कि जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस किसी देश को अगर दी गई, किसी भी मतलब नेता को दी गई है, ये चीज़ भी अब जो है बट जाती है कि कोई राज्य या कोई ग्राम पंचायत कितना अपने लोगों पे खर्चा करना चाहती है वो, तो उसके लिए उसको अलग अलग राजस्व सबका तय किया जाएगा। यहाँ पे ये शक्ति भी यहाँ पे बट जाती है। तो इसको हम कहते हैं कि वित्तीय स्वायत्तता जो होती है वो अलग अलग स्तरों पे उनका राजस्व तय कर दिया जाता है कि जो केंद्र है उसे इतना खर्चा दिया जाएगा, जो राज्य है उसे इतना दिया जाएगा, और जो ग्राम पंचायत है उसे इतना दिया जाएगा। तो इस तरह से जो वित्तीय स्वायत्तता होती है वो भी यहाँ पे बढ़ जाती है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को बदलने के लिए दोनों स्तर की सरकारों की सहमति होती है, और अगर इनको संविधान में कुछ भी चेंज करना होता है संघवाद को, तो जो केंद्र है और राज्य है इन दोनों की सहमति अगर किसी चीज़ पे होगी तभी जाके संविधान में संशोधन होता है। तो ये एक विशेषता है संघवाद की। और अगला है प्रत्येक सरकार का कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। मतलब कोई भी सरकार किसी भी कानून को बदलना चाहती है या कर वसूलना चाहती है या उनका क्या प्रशासन चल रहा है, इसके भी उनको अलग अलग अधिकार दिए जाते हैं कि तुम्हारा ये अधिकार है, तो इस तरह तुम अपना प्रशासन चला सकते हैं। अब जैसे कि राज्य है उसको कुछ अधिकार दिए गए हैं जो कि उसी क्षेत्र में वो काम करेगी, वो केंद्र वाले काम नहीं कर सकती, और जो ग्राम पंचायत है वो राज्य वाले काम नहीं कर सकती, और जो केंद्र है उसको कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो कि वो राज्य कर सकता है, वो नहीं कर सकती। तो इस तरह से सबके अलग अलग अधिकार क्षेत्र यहाँ पे दिए गए हैं कि प्रत्येक सरकार जो है अपना अलग अलग तरीके से प्रशासन चलाए। एक ये संघवाद की विशेषता है। और लास्ट है संघीय व्यवस्था में दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। और संघीय व्यवस्था जो है यानी जो संघवाद है ये किस चीज़ पे जो है टिकी हुई है कि आपस में इन सभी जो शक्तियों का बंटवारा है, सभी शक्तियों के बीच आपस में भरोसा होगा और साथ रहने की सहमति होगी, तभी जो है किसी देश में संघवाद बनता है कि ये दोनों शक्तियाँ अगर हम 2 स्तर पे बांट रहे हैं तो वो दोनों आपस में सहमत होकर किसी भी नतीजे पे पहुँचेंगी। अगर उन्हें संविधान में चेंज करना है या कोई वित्तीय खर्चा उन्हें देखना है या किसी भी तरह का अधिकार उन्हें बनाना है, तो वो दोनों ही जो है सहमत होके, दोनों या किसी देश में तीनों हैं तो वो तीनों ही सहमत होके ये सब चीज़ें करेंगे। तो ये तो संघवाद की विशेषता है। संघवाद क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये एक ही क्वेश्चन आपका बनता है तो उसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद जो अगला आपका चैप्टर है असमानता, जाति और वर्ग, यूनिट 5। भारत में जाति और समानता का क्या स्वरूप रहा। यहाँ पे स्टूडेंट असमानता, जाति और वर्ग जो आपका यूनिट 5 है, इसमें सबसे पहले क्या बात हो रही है इस चैप्टर में। अभी तक हमारे देश में यानी कि यहाँ पे जब से ये दुनिया बनी है, हमारे भारत में या पूरी दुनिया में किस तरह से जाति भेदभाव यहाँ पे हो रहा है और वर्ग भेदभाव यहाँ पे हो रहा है। वर्ग के आधार पे लोगों के स्तर तय कर दिए जा रहे हैं और किस तरह उनके साथ भेदभाव हो रहा है। जो नीच जाति है, उच्च जाति, इस तरह के जो है पार्टीशन यहाँ पे बांट दिए गए हैं और किस तरह इनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें अभी तक क्या चलती आ रही हैं और पहले के टाइम पे क्या थी, इन्हीं के बारे में पूरे चैप्टर में आपकी बात की गई है। और इसमें भी पूरे चैप्टर में यानी क्या दे रखा है इसके बारे में और भी ब्रीफ में बात करेंगे। और क्वेश्चन जो आपका बन सकता है वो है भारत में जातीय समानता का क्या स्वरूप रहा, यानी कि किस प्रकार से जातियों के साथ भेदभाव या फिर समानता रही, इसके बारे में आपको बताना है यहाँ पे। तो भारत में जाति और समानता का क्या स्वरूप रहा, यहाँ पे सिर्फ भारत की बात हो रही है, तो हम भारत के जो है भारत के उससे देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह से जातियों का भेदभाव चलता आ रहा है और अभी तक क्या क्या हो रहा है। तो भारत में शुरू में जो है 4 प्रकार के वर्ण यहाँ पे माने जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। यानी कि हमारे देश में हम भारत में पहले क्या माना जाता था कि जो ब्राह्मण है
वो सबसे ऊंच जाति का है, और क्षत्रिय है वो उससे थोड़ा नीचे जाति का है, और जो शूद्र हैं वो बिल्कुल ही जो है उनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। जितने भी नीचे जाति के लोग हैं वो शूद्र में आते हैं। और वैश्य जो बिल्कुल ही जिनको बर्खास्त कर दिया जाता है, और कुछ भी इनको जो है समाज में इनको कुछ भी मतलब समाज से एक तरह से बहिष्कार कर दिया जाता है, कुछ भी इनको हेल्प नहीं दी जाती किसी भी वर्ग द्वारा। तो इस तरह से सबसे पहला चरण यही रहा भारत में कि यहाँ पे 4 चीज़ों पे, यहाँ पे 4 भागों में जो है जातियों को बांट दिया जाता है। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, और इन स्तरों के आधार पे इनके साथ भेदभाव होता है। जो ब्राह्मण हैं उनके साथ ज़्यादा अच्छा बर्ताव होगा, उच्च जाति का माना जाएगा। क्षत्रिय हैं वो भी यहाँ पे जो है उनके साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाता है, मतलब क्षत्रिय सबसे ऊपर ब्राह्मण होंगे, फिर क्षत्रिय। और जो शूद्र हैं उनको जो है वहाँ पे पानी भी नहीं देने जा रहा है, और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। वो हमारे जो ब्राह्मणों के मंदिर हैं जिसमें ब्राह्मण पूजा करते हैं वहाँ पे वो नहीं जा सकते। वैश्य हैं उनको तो समाज से बहिष्कार कर दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे भेदभाव हुआ है। उसके बाद जाति की ब्राह्मणवादी धार्मिक व्यवस्था, प्रमुख सभ्यता का मूल्य व केंद्रीय प्रतीक। यहाँ पे जो है ब्राह्मण हैं जितने भी, वो लोग यहाँ पे सबसे ऊंच जाति के माने जा रहे हैं, और जो ब्राह्मण लोग जो तय करते हैं, जो बताते हैं, वही समाज में चलता आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ब्राह्मणों को जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है हमारे देश में। विभिन्न जातियाँ उसके व्यवसाय कार्य के अनुसार निर्धारित होती है। ये जातियाँ आनुवंशिक होती हैं। और इसके बाद जो दूसरा हम पॉइंट देख सकते हैं वो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो जातियाँ देखी जाती है या फिर जो असमानता देखी जाती है वो किस आधार पे हम देखते हैं कि किसका जो है कितना बड़ा व्यवसाय है, कितना अमीर है, कोई कितना जो है गरीब है, किसके पास कितने कम संसाधन हैं। इसके आधार पे हम जो है एक तय करते हैं कि हमारे देश में इन जातियों के साथ ये ज़्यादा उच्च जाति की हैं तो इनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, उन्हें ज़्यादा यहाँ पे महत्व दिया जाएगा। और जिनका कम व्यवसाय है, जिनके पास कम संसाधन है, उनको यहाँ नीच जाति से देखा जाएगा। और ये जो जातियाँ होती हैं ये आनुवंशिक होती हैं, यहाँ पे कहा जाता है, यानी कि इनकी जो पीढ़ियाँ होंगी उन्हीं को सम्मान दिया जाएगा। तो दूसरा हम जो है व्यवसाय के आधार पर देखते हैं। इसके बाद और क्या हम भारत में जातीय मुद्दे देख सकते हैं। जातियों के द्वारा समाज का स्तरीकरण होता है। किसी बड़ी जाति के लोग द्वारा निम्न जाति के लोगों को दबाया जाता है। ये तो हमेशा ही हम देखते आ रहे हैं कि जो उच्च जाति के लोग होंगे वो हमेशा निम्न जाति के जो लोग होंगे उनसे अपना काम करवाते थे। जैसे कि ज़मींदारों का हम एक मुद्दा देख सकते हैं। ज़मींदार जो होते थे और उनके जो नीच जाति के ज़मींदार, एक तो जो ज़मींदार यहाँ पे इस टाइम पे क्या थे, वो राज्य के साथ मिले हुए थे, यानी जो सरकार को जितना भी फ़ायदा पहुँचाने वाले जो लोग थे वो ज़मींदार होते थे। यहाँ पे वो लोग क्या करते थे, जितने भी किसान लोग हैं उनकी ज़मीनों को हड़प के और किसानों को उसी ज़मीन पर काम करवाते थे, उनका शोषण करते थे, और उससे जो भी ज़मीन से फ़ायदा होता था, जितनी भी कमाई होती थी, वो सब राज्य और ज़मींदार आपस में बांट के खा लेते थे। और इस तरह से यहाँ पे जो निम्न जाति के लोग थे उनके साथ शोषण होता था। इस तरह के मुद्दे हमने देखे। इसके बाद लोगों का व्यवसाय, खान पान, धार्मिक विवाह जातियों द्वारा निर्धारित होता है। और यहाँ पे अगर हमारे भारत में हम क्या देखते थे कि अगर किसी भी देश मतलब किसी भी का हमें विवाह करना है तो हम किसी ऊंची जाति के लोग के साथ, किसी राजपूत के साथ जो है एक निम्न जाति के लोगों का कभी भी विवाह नहीं हो सकता था। जाति के हमने कितने मुद्दे यहाँ पे देखे हैं। कितनी बार लोगों को, अगर कोई लड़का लड़की जो है आपस में प्रेम भी करते थे तो उनको भी यहाँ पे मार दिया जाता था। उनकी शादी यहाँ पे नहीं होती थी कि वो लड़का जो है उच्च जात का है या फिर वो लड़का जो है नीच जात का है, इस वजह से हमारा रिश्ता उस जगह पर नहीं हो सकता है। और जो है उनको यहाँ पे कई बार जो है अगर फिर भी वो नहीं मानते थे तो उनको यहाँ पे मार भी दिया जाता था। इस तरह की हत्याएं का केस हमने यहाँ पे देखा। तो इस तरह से हमारे देश में जो है हम जातीय और असमानता देखते हैं। और इसके बाद आप जो है रिसेंट टाइम में क्या क्या चीज़ें हुई है इनको भी आप ऐड कर सकते हैं। मतलब फिर जो है समानता की यहाँ पे बात की गई, उदारवादी लोग आए और भी कई तरह के विचारक आए जिन्होंने जो है समानता के लिए यहाँ पे बढ़ावा दिया। सबसे पहले उदारवाद का हमने देखा कि वो कहते हैं कि समाज में समानता देनी चाहिए। अगर हमें किसी भी जो है
देश में विकास करना है लोगों का, उस देश का विकास करना है, तो सबसे पहले हमें समानता दी गई चाहिए, जो है इक्वालिटी यहाँ पे बात की गई उदारवादियों के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा था उनकी यहाँ पे बात की गई। महिलाओं को किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं था, ना उन्हें वोट डालने का अधिकार था, ना उन्हें जो है कुछ भी अपना डेवलपमेंट करने का, ना कि उन्हें जो है पढ़ने लिखने का भी इतना अधिकार नहीं दिया जाता था। तो ये मुद्दा आप लिख सकते हैं। और किस तरह से फिर जो है नए टाइम में फिर लोग महिलाएं कई तरह के महिलावादी में हमने पढ़ा था किस तरह से जो है ये आंदोलन हुए, महिलाओं ने अपने राइट्स के लिए जो है आवाज़ उठाई, और उनके अभी ये जो है उनको मत अधिकार जो है बहुत टाइम बाद, बहुत लड़ाई लड़ने के बाद, बहुत आंदोलनों के बाद उन्हें ये सब अधिकार दे दिए गए कि अब वो जो है अपना वोट डाल सकती हैं, राजनीति में अपना इन्वॉल्वमेंट कर सकती हैं, और जो है उन्हें कुछ भी अगर वो शिक्षा लेना चाहती हैं, कहीं भी नौकरी करना चाहती हैं, वो अब कर सकती हैं। तो इस तरह से हम जो है भारत में जाति और असमानता का स्वरूप देखते हैं। एंशिएंट टाइम पे क्या हुआ और अभी तक क्या होता आ रहा है, इन सब चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है। इन पॉइंट्स को भी स्टूडेंट आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपका ईजिली आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर है जो कि आपका चैप्टर 1 है, राष्ट्रीय आंदोलन की बपौती। और इसमें से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, इसमें बहुत सी चीज़ें आपको दी गई हैं, किस प्रकार से जो है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं अभी तक जितने भी, मतलब हमारे राष्ट्र की मांग के लिए किस तरह से आंदोलन हुए हैं, और हम अपना इसको पूरा करने के लिए किस प्रकार से संभव हो पाए, इन सब चीज़ों के बारे में आपको इस चैप्टर में दिया गया है। राष्ट्रीय आंदोलन की बपौती यूनिट 1 है ये। बपौती का स्टूडेंट यहाँ पे मतलब होता है हमें जो विरासत में जो चीज़ मिली है, हमें जो स्वतंत्रता मिली है, अब हम फ्रीडम की हमें आज के टाइम में मतलब जो है इतनी वैल्यू नहीं है हम कि हमें किस तरह से हमें जो है फ्रीडम जो दिया जा रहा है अभी, और इसके लिए पीछे कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, हमारे जो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे कितने लड़े हैं इसके लिए, और तब जाके हमें जो है 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो ये जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे लिए किया है, इसी को हम कहते हैं बपौती। यानी कि हमें जो ये स्वतंत्रता मिली है ये हमें एक विरासत में मिली है, किसी बहुत सी लड़ाइयाँ इसके पीछे हुई हैं, तब जाके आज हम स्वतंत्र हैं। इसलिए इसे कहा जाता है राष्ट्रीय आंदोलन की बपौती। यानी कि इस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पे जो आंदोलन हुए हमारी स्वतंत्रता के लिए, उसकी बपौती हम यहाँ पे पढ़ते हैं। और सबसे ज़्यादा जो उसमें मुख्य रोल रहा वो है गांधी जी का। और तो यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या आंदोलन हुए, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो इसमें से जो क्वेश्चन आपका बन सकता है वो यही बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आर्थिक सोच के प्रति गांधी जी का क्या योगदान था। एक तो गांधी जी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई, और किस प्रकार से हमारे यहाँ पे लोगों का शोषण हो रहा था, ये सब चीज़ें देखें। तो सबसे पहला यहाँ पे था चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था। मतलब गांधी जी का योगदान हम पहले पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन हुए। तो यहाँ पे एक तो स्टूडेंट सत्याग्रह के जितने भी सबसे पहले सत्याग्रही तो गांधी जी द्वारा यहाँ पे लाया गया था, शुरुआत तो वहीं से हुई थी। तो इस सत्याग्रह में जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो आपको एक्सप्लेन करनी है यहाँ पे। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में, ये भी जो है गांधी जी ने किस प्रकार से सबसे पहले यही देखा था कि क्या हमारे देश में शोषण हो रहा है, और उसके लिए उन्होंने जो है 1915 में पूरे हमारे भारत का जो है यात्रा करी थी, और जगह जगह पे इन्होंने देखा था कि क्या क्या यहाँ पे शोषण हो रहा है लोगों के साथ, और मुझे इनके अधिकारों की मांग करवानी है इनको। और इसके लिए जो है गांधी जी का योगदान हम इसलिए भी मानते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों में तो बिल्कुल ही मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था कि किस प्रकार से हम लड़ेंगे, अपने अधिकारों की बात करेंगे। सबसे पहले गांधी जी ने इसलिए लोगों में कॉन्फिडेंस लाने के लिए यहाँ पे स्कूल खोले, लोगों को शिक्षित करवाया, यानी कि पहले शिक्षा दिलवाई कि लोगों में पढ़े लिखे तो उनके अंदर जो है विश्वास आए कि हम में भी कुछ है और हम भी जो है अपने अधिकारों के लिए लोगों से लड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ा योगदान यहाँ पे गांधी जी का माना जाता है। तो गांधी जी ने 1915 में जब भारत की पूरी यात्रा करी, और उसी में जो है उन्होंने यहाँ पे लोगों की देखा कि कितने जो है
शोषण हो रहा है और बिल्कुल लोगों अपने अधिकार से भी वंचित हैं बिल्कुल, और बिल्कुल भी जो है अपने आवाज़ नहीं उठाते हैं, आत्मविश्वास ही खो बैठे हैं अपना, शिक्षित नहीं है यहाँ के लोग। तो इन सब मुद्दों पे सबसे पहले गांधी जी ने काम किया। फिर इसके बाद ही जब वो एक बार आश्रम में ठहरे थे तो यहाँ पे उनकी मुलाकात जो है वहाँ पे जो राजेंद्र प्रसाद थे वहाँ पे चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने चंपारण के जो है किसानों के साथ जो शोषण हो रहा था उसके बारे में गांधी जी को बताते हैं और गांधी जी को हेल्प के लिए अपनी ले जाते हैं। फिर 1917 में सबसे पहला गांधी जी ने जो है ब्रिटिश लोग जो किस तरह से वहाँ के किसानों पे शोषण कर रहे हैं और जो नील था वहाँ का जो इंडिगो की खेती थी वहाँ पे लोगों को ज़बरन कहा जा रहा था कि इंडिगो की खेती करें, जिसकी वजह से हमारे देश में जो खेती हो रही थी वो तो उसका तो पूरा नष्ट होता जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो चंपारण में जितने भी मतलब नील की खेती होती थी उसमें पानी का यूज़ ज़्यादा होता था, जिससे कि हमारे देश में जो हम खेती करना चाहते हैं अपने भारत के लिए, जितने भी चावल गेहूँ हमें उगाने थे वो चीज़ें तो हम वहाँ पर कर ही नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले आर्थिक सोच जो मानी जाती है गांधी जी की वो थी इंडिगो की खेती के लिए, जो है इन्होंने यहाँ पे आवाज़ उठाई कि हम जो है इंडिगो की खेती नहीं करेंगे जिससे कि हमारी फसलें ख़राब होती जा रही है। तो इसलिए चंपारण सत्याग्रह 1917 में यहाँ पे किया गया था, किसानों द्वारा ब्रिटिश लोगों पे आवाज़ उठाई गई थी। फिर उसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह, जो अहमदाबाद की जो एक कपास मिल थी वहाँ पर लोगों के साथ शोषण हो रहा था 1918 में। और 1918 में तो जब गांधी जी अहमदाबाद गए वहाँ के लोगों में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। हमारे जो मतलब उन लोगों को जो है उनकी मेहनताना एक तो नहीं दिया जा रहा था, उनकी सैलरी उन्हें नहीं दी जा रही थी, और उनके साथ जो उनको बोनस देने का वादा किया गया था जो कंपनी के मालिक थे उनके द्वारा वो भी यहाँ पे नहीं दिया जा रहा था और उनसे बस काम लिया जा रहा था। तो इसलिए भी गांधी जी ने यहाँ पे दूसरी आर्थिक सोच जो हम देखते हैं अहमदाबाद के सत्याग्रह में 1918 में वहाँ के जितने भी श्रमिक थे उनको लिए आवाज़ उठाई और उनको प्रेरित किया कि तुम्हें अपनी जो है अधिकारों के लिए यहाँ पे लड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए कई तरह की हड़तालें यहाँ पे की गई। फिर उसके बाद खेड़ा युद्ध हुआ, ये भी जो है लोगों की मांग जब पूरी नहीं हो रही थी सबसे बड़ा यहाँ पे फिर जो है खेड़ा युद्ध हुआ खेड़ा में, और लोगों द्वारा जो है फिर से अपने अधिकारों की मांग के लिए किया गया था। पर आगे जाके जो है बहुत इसमें बढ़ गया था, बहुत सी चीज़ें इसमें स्टूडेंट खेड़ा युद्ध में यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ में नहीं बताऊंगी। आपको मैंने ये पिछली वीडियो जो है मेरी सत्याग्रह की उसमें आपकी अगर आपको ब्रीफ में पढ़ना है तो वो आप देख सकते हैं। तो ये खेड़ा युद्ध फिर हुआ, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जो ये युद्ध जो है बंद करना पड़ा। फिर उसके बाद 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ कि हम जो है ब्रिटिश लोगों के बिल्कुल भी असहयोग कर देंगे, यानी कि उन्हें बिल्कुल भी सहयोग नहीं देंगे और जितनी भी चीज़ें हम उनकी यूज़ कर रहे हैं उन सबको हम जला देंगे, उनका यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। तो फिर असहयोग आंदोलन यहाँ पे हुआ था। तो इन सब आंदोलनों की वजह से ही भारत में जो है एक आर्थिक डेवलपमेंट यहाँ पे हो सका, हमारा देश स्वतंत्र हो सका और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जो है जहाँ पे जागरूकता आई और उन्होंने लड़ना सीखा, तभी जाके आज जो है हमारा देश इतना थोड़ा मतलब जो है डेवलप्ड हो पाया है, इतनी चीज़ें हम इतने कर पाए हैं और जो है हमारे देश में अब हमें स्वतंत्रता मिल पाई है। तो ये सब गांधी जी का योगदान ही हम इसमें देखते हैं। तो पूरे चैप्टर में आपको यही दिया गया हुआ है कि गांधी जी की क्या जो है आंदोलन रहे, क्या कैसे कैसे हमें जो है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए, इसके बारे में आपको दे रखा है। और गांधी जी का क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट इसमें बनेगा, ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद अलावा हम जो है आपका दूसरा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा ही, पर आप क्वेश्चन की जगह अगर आपसे पूछ लिया जाता है कुछ भी राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, गांधी जी का अगर आपका टॉपिक नहीं आता है कुछ और आ जाता है तो उसमें आपका जो है गांधी जी के क्या क्या आंदोलन रहे ये तो आपको लिखना ही है। राष्ट्रीय आंदोलन में ये सब चीज़ें आती ही हैं। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी का भी योगदान आप लिख सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी इसलिए बनाई गई थी ताकि लोग मध्यम वर्ग जो थे उनका हम सपोर्ट कर सकें। तो जितने भी मध्यम वर्ग थे उनके सपोर्ट के लिए यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी आई और जो श्रमिक वर्ग थे वो तो बिल्कुल ही मतलब अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते थे, इतनी उनकी बुरी दशा यहाँ पे हो गई थी। तो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ने ही जो है इनके लिए आवाज़ उठाई और इनके अधिकारों के लिए लड़ना पड़ा इनको। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम जो मानते हैं वो है कम्युनिस्ट पार्टी का योगदान मानते हैं, गांधी जी के बाद अगर किसी का योगदान। तो यहाँ पे अभी तक राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या चीज़ें चलती रही इसके बारे में आपको बताना है। स्टूडेंट यहाँ पे आपके सारे चैप्टर्स कवर हो चुके हैं
और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। हर एक चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, हर चैप्टर में से क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसका क्या आंसर कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आपको जो ये मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, जैसे उत्तर पूर्वी भारत, पंजाब, तमिलनाडु, ये सब चीज़ें आपको स्टूडेंट याद रखनी है, और इनको ही आप अगर ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देते हैं तो पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको अगर पेजेस की बात करें, आपको मिनिमम जो है 4 to 5 पेजेस आपको एक क्वेश्चन के अंदर भरने होते हैं। टोटल 5 पेजेस आप भर के आएँ और हर क्वेश्चन में इन पॉइंट्स को यूज़ करें। किसी भी तरह का स्टूडेंट क्वेश्चन बनता है इन चैप्टर्स में से अगर आपका, तो आप इन पॉइंट्स को ज़रूर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है पूरे चैप्टर से ही रिलेट कर रही है। ये सब चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं, ये आपके जो है पूरे चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनसे रिलेट करती है। तो ये सब चीज़ें आप जरूर लिखेंगे। पर्यावरण का जैसे कोई भी क्वेश्चन आपका बन रहा है, सतत विकास का क्वेश्चन बन रहा है, तो उसमें भी आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और उसमें आप ये सब चीज़ें लिखेंगे। तो इसका आपको जो है थोड़ा आपको यूज़ करना आना चाहिए, आंसर को किस तरह हम बढ़ा सकते हैं और किस तरह से ये आंसर को ही आप जो है ब्रीफ में लिखेंगे तो कितने अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आपको टोटल 5 पेजेस अपने कंप्लीट करने हैं सभी आंसर देने के लिए। यहाँ पे काफ़ी कंटेंट आपको पता चल गया होगा क्या क्या आप लिख सकते हैं इन चैप्टर्स का अगर क्वेश्चन बनता है, और यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप और भी चैप्टर्स का देखना चाहते हैं, अपनी और भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैंने इन सभी चैप्टर्स पे स्टूडेंट आपके लिए चैप्टर पूरे बना दिए हैं। क्या क्या टॉपिक जो है आपके आएंगे, ये सभी चैप्टर आप एक बार जो है वीडियो ज़रूर देख लें। हमारे माई एग्जाम सोल्यूशन पर मैंने डाल दिए, ये MPS 03 के सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। तो पूरे फुल मार्क्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपना, अगर आप ये पूरी प्रिपरेशन आप कर लेते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, या आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको कुछ भी और इसके अलावा पूछना है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। नोट्स के लिए आप हमसे DM कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो, वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट आप ज़रूर प्रिपेयर कर लें। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।